हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आने वाला हफ्ता जन्माष्टमी है, तो आज का व्लॉग थोड़ा सा जन्माष्टमी रिलेटेड होगा, जहाँ पे मैं कुछ प्री प्रिपरेशन करने वाली हूँ। जन्माष्टमी मतलब कृष्ण भगवान का जन्म, ये पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो बचपन से ही हमारे घर में ये त्यौहार मनाया जाता है। मेरी मम्मी के पास बाल गोपाल है और जन्माष्टमी के दिन घर पे पूजा होता है। और मेरे पास भी जो बाल गोपाल है वो मेरी नानी ने मुझे दिया है, तो तब से मैं भी जन्माष्टमी का ये त्यौहार मना रही हूँ। जन्माष्टमी के इस त्यौहार का मुझे साल भर इंतज़ार रहता है और बहुत ही छोटे से ही सही पर पूरे मन, भाव और श्रद्धा के साथ मैं भगवान की पूजा करती हूँ। कुछ सालों पहले हमें ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति एज ए गिफ्ट मिला था और ये मूर्ति बहुत ही सुंदर और प्यारा है। तो यहाँ हमने राधा कृष्ण जी का एक छोटा सा पूजा किया है और चलिए राधा कृष्ण जी के आशीर्वाद के साथ आज के व्लॉग को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भगवान के जो बर्तन हैं भोग बनाने के लिए और जो भी दिया प्रदीप है उन्हें मैं निकाल कर अच्छे से साफ़ करूँगी। तो यहाँ सौरभ मुझे हेल्प कर रहा है। ये सारे बर्तन बालकनी के लॉफ्ट में हमने रखा है, वहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट हमने बनवाया है ताकि ये बर्तन अलग रहे। और ये सारे बर्तन भगवान के ही है और इन्हीं में मैं भोग बनाऊँगी। पीतल के जो बर्तन हैं उन्हें मैंने एक एयरटाइट कंटेनर में रखा है, लेकिन खोलने के बाद देख रही हूँ कि थोड़ा सा काला पड़ गया है। तो सारे पीतल के बर्तनों को मैं आज थोड़ा सा पीताम्बरी से साफ़ कर लूँगी ताकि इसका जो शाइन है और अच्छे से आए और बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मेरे सारे कटोरी धोकर हो चुके हैं, तो मैं इन्हें एक सूखे कपड़े के ऊपर फ़ैन ड्राई कर लूँगी और साथ ही साथ जो बड़े बर्तन हैं वो फटाफट मैं अभी धो लूँगी। तो आज सुबह से पुणे में बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ चुकी है। तो फ़ैन के हवा से शायद ये बर्तनों को सूखने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लग जाए। तो यहाँ पे मैंने एक सूखा टॉवल ले लिया है और मैं हल्के हाथों से इन सारे बर्तनों को पोंछ दूँगी ताकि जो पानी के निशान हैं वो बर्तनों पे ना बैठे। तो साल में एक बार हम लगभग ये पीतल के बर्तनों को अच्छे से धोते हैं और जन्माष्टमी के 2 से 3 दिन पहले ही मैं प्रेफर करती हूँ कि सारे बर्तनों को अच्छे से धोकर साफ़ रख दूँ। जिस दिन जन्माष्टमी होता है उस दिन पूजा करने में और भगवान को सजाने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो उस दिन के लिए मैं ये बर्तन के धोने के काम को नहीं रखती। तो काफ़ी दिनों बाद मैं गोपाल जी का पालना अच्छे से पीताम्बरी से धो रही हूँ। तो ये भी काफ़ी काला पड़ चुका था और साफ़ करने के बाद तो बहुत अच्छे से चमक भी रहा है और जन्माष्टमी के दिन मैं इसी पालना को बहुत अच्छे से फूलों से सजाऊंगी। तो अभी शाम के 7 बज गए हैं और मैंने जो किचन काउंटर है, गैस हॉब अच्छे से क्लीन कर लिया है। सिर्फ चिमनी के क्लीनिंग के लिए मैंने अर्बन क्लैब का एक सर्विस बुक किया है क्योंकि चिमनी में बहुत चिकनाहट जम चुका था और शायद मेरे लिए इतने अच्छे से क्लीन कर पाना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो आज के जन्माष्टमी प्री प्रेप में मेरा एक और प्लान है कि हम बनाने वाले हैं नारू गोपाल जी का बहुत ही मनपसंद है और ये हर जन्माष्टमी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे सौरभ मुझे हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने नारियल भी अच्छे से फोड़ा हुआ है और यहाँ पे नारियल को वो घिस दे रहे हैं। तो नारियल को घिसना ही नारू बनाने का सबसे चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक बार नारियल अच्छे से घिस लिया जाए तो मुझे लगता है नारू बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हमारे गांव में नारू को खजूर के गुड़ के साथ भी बनाते हैं, लेकिन पुणे में ज़्यादातर गन्ने का गुड़ अवेलेबल होता है, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया है गन्ने के गुड़ के साथ बनाना। और काफ़ी लोग इसे शक्कर के साथ बनाना भी प्रेफर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग एक नारियल को अच्छे से घिस लिया है और इसमें डाल दिया है 1 कटोरी शक्कर। तो नारू बनाने के लिए दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ शक्कर के साथ नारियल को पकाया है,
तो काफ़ी लोग इसमें दूध भी ऐड कर देते हैं और वो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे मैं दूध का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दूध डालने पे नारू ज़्यादा दिन नहीं रहता है। मैं यहाँ पे नारियल को अच्छे से सिर्फ शक्कर में ही पका लूँगी और साथ ही में डाल दूँगी इलायची, क्योंकि इलायची का जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही अच्छा है। और काफ़ी लोग इसमें थोड़ा सा कपूर भी डालते हैं, लेकिन इससे पहले जब मैंने बनाया था मेरा कपूर का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए मैं इस बार रिस्क बिल्कुल नहीं ले रही हूँ और इसमें मैं सिर्फ डाल दूँगी इलायची, और इससे भी बहुत सुंदर सा एक फ्लेवर आता है। तो लगभग अभी 10 मिनट हो चुके हैं और मैं नारियल को अच्छे से पका रही हूँ। बहुत संभाल के इस स्टेप में करना पड़ता है कि नारू का जो नारियल है वो नीचे से लग ना जाए, लेकिन अच्छा सा उसमें पाक भी आना ज़रूरी है। तो अभी लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और नारियल भी अच्छे से पक चुका है शक्कर के साथ। तो मैंने एक बड़े से प्लेट में अच्छे से फैलाकर रखा हुआ है और मैं सबसे पहले एक छोटा सा नारू बनाना ट्राई करूँगी। अगर अच्छे से नारू बन जाता है तो मैं बस अभी बाकी सारे नारू को भी बना लूँगी, और इनकेस अगर ठीक से पाक नहीं होता है तो मुझे लगता है कि अगर आप नारियल और शक्कर को थोड़ा और ज़्यादा देर पका ले, लगभग 5 से 10 मिनट और, तो अच्छे से नारू बन जाएगा। तो ये एक टेस्ट एंड ट्रायल मेथड है। तो यहाँ पे पहला नारू जो है मेरा लगभग बन चुका है, तो मुझे लगता है कि पाक भी ठीक हुआ है और इसी के साथ साथ मैं बाकी नारू को भी झटपट बना लूँगी। नारू का जो गोल आकार है ये माना जाता है कि जब नारियल का पूर गर्म हो आप तभी देना शुरू करें, और अगर पूर मान लीजिए ठंडा हो जाता है तो फिर नारू का ये गोल आकार लाना बहुत मुश्किल होता है और नारू भी टूटने लगते हैं। नारू हमारे घर में 2 समय बनता है, एक है जन्माष्टमी के समय और एक है दशमी के दिन। तो वो भी बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे लिए दुर्गा पूजा के वक्त, तो उस दिन भी नारू बनाया जाता है। और एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में अगर नारू को रखा जाए तो ये बहुत दिन चलते हैं। आप इसे हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी अगर खाएं तो इसका फ्रेशनेस और टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो पिछले साल जन्माष्टमी के वक्त मैंने ये ग्लास का जो कंटेनर है वो लाया था डी-मार्ट से, तो मैं इसी में ही नारू को अच्छे से पैक करके रख दूँगी। पर मुझे अभी लग रहा है अगर आप एक फैलाया हुआ कंटेनर इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जब नारू को अच्छे से पैक कर रही हूँ मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि नारू टूट ना जाए। पर अभी तक तो एक भी टूटा नहीं है, लेकिन जब नारू गर्म रहता है तभी उसे एक के ऊपर एक रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे सारे नारू को मैंने रख लिया है और लगभग इसी कंटेनर में सारे नारू अट गए हैं। तो मैं इसे अभी तो पैक कर रखूँगी और जन्माष्टमी के दिन सुबह मैं इसे बाल गोपाल को भोग में चढ़ा दूँगी। तो मैं कुछ दिनों से एक अच्छे प्रेशर कुकर के खोज में थी और मैंने उसे अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। तो भगवान का भोग बनाने के लिए लगभग सारे बर्तन मेरे पास है, लेकिन एक प्रेशर कुकर का बहुत ज़रूरत था, क्योंकि हम भगवान के भोग में अक्सर खिचड़ी चढ़ाते हैं और खिचड़ी जो है प्रेशर कुकर में बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने सेट ऑफ 2 प्रेशर कुकर ऑर्डर किया है। एक प्रेशर कुकर इसमें 2 लीटर का है और एक का कैपेसिटी है 3 लीटर, और दोनों का ही एक कॉमन लिड दिया है। दोनों प्रेशर कुकर ही गैस और इंडक्शन बेस्ड है और काफ़ी हैवी मटेरियल का है। तो इससे पहले मैंने एक और ऑर्डर किया था, लेकिन उसका हैंडल टूटा हुआ आया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक सेट ऑफ 2 ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि खिचड़ी के साइड बाय साइड कुछ और प्रिपरेशन के लिए भी मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर पाऊँगी। तो प्रेशर कुकर के अलावा कुछ और ज़रूरी सामान थे जो मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया है। तो डी-मार्ट में जाने का काफ़ी मन था, लेकिन समहाउ मुझे लगा कि मैं अमेज़ॉन से ही ऑर्डर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्लास जार्स ऑर्डर किए हैं। ये बेसिकली स्टोरेज कंटेनर्स है और इनमें मैं सोच रही हूँ कि भगवान को जो हम भोग में चढ़ाते हैं ड्राई फ्रूट्स, उसे स्टोर करके रखें तो डेली बेसिस में हम इन एयर टाइट कंटेनर से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिस्ता भर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा अखरोट। तो ये सेट ऑफ 6 जार्स है। काफ़ी यूज़फुल लगा मुझे, इनका स्टोरेज भी थोड़ा बाकी जार से ज़्यादा है, और एक जार जो है मैं उसमें घी स्टोर करके रखूँगी। तो इस टेक्निक में मैंने घी बहुत ही रिसेंटली बनाया था और मुझे इसका जो आउटपुट है बहुत अच्छा लगा। जो घी बनता है इस अमूल के अनसॉल्टेड बटर के साथ, ये काफ़ी टेस्टफुल है। तो यहाँ मैंने ले लिया है अनसॉल्टेड बटर, क्योंकि मैं इसे सिर्फ बॉईल करूँगी, और अगर हम सॉल्टेड बटर लेंगे तो जो नमक का परिमाण है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
तो यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर को मैं अच्छे से बॉईल करूँगी। आपको जितना गाढ़ा घी का कलर चाहिए आप उतना उसको ज़्यादा बॉईल कर सकते हैं। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर ही अमूल बटर के साथ घी एकदम बन के रेडी हो जाता है। ये एक मान लीजिए शॉर्टकट मेथड है घी बनाने का, और जो ओरिजिनली घी बनाते हैं वो घी की तो बात ही कुछ अलग होती है, बट मेरे लिए वो बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं है इतने शॉर्ट टाइम में बनाना, तो इसीलिए मैं ये मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा एक झाग आ गया है, और अभी मैं गैस ऑफ कर दूँगी। घी जब ठंडा हो जाएगा तब मैं उसे ग्लास के एक कंटेनर में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही रेसिड्यू फॉर्म हुआ है, तो इसीलिए मैं एक छन्नी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और यही घी का इस्तेमाल करके मैं जो भगवान के लिए भोग है वो बना लूँगी। तो आज का व्लॉग बस यही तक रखते हैं। तो यही था छोटा मोटा प्री प्रेपरेशन जो मैंने जन्माष्टमी के 2 से 3 दिन पहले किया। और आप भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस जन्माष्टमी में आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। और जल्द हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।